डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। हम विद प्रश्नावली अध्याय 6 चैप्टर 6 का एग्जाम्पल नंबर 45 लेते हैं। ये जो क्वेश्चन अपने आप में है, ये अभी उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया था और बहुत से बच्चों ने इसमें गलती की है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत से बच्चों ने मिस्टेक की। वो इसको एक जनरल क्वेश्चन समझ गए और ठीक से उस बात को नहीं पकड़ पाए कि कहां पर इसमें जरा सा भिन्नता है अन्य क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, वहां से शुरू करिए, सारे सॉल्व करिए उनको। कई क्वेश्चन एग्जाम्पल से पेपर में पूछे जाते हैं और कुछ विशिष्टता लिए भी होते हैं ये क्वेश्चन। इसलिए पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व करें, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 45 है, वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 से होकर जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at any point of a curve. Find the equation of normal at any point of this curve, and this normal passes through the point 1 2. ठीक है, ये जो कर्व है इसके किसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और वह नॉर्मल 1 2 पॉइंट से होकर जाता है। ये नॉर्मल किसी पॉइंट 1 2 से होकर जाता है और ये जो कर्व है आपका, ये पैराबोला है, इस पैराबोले के किसी पॉइंट पर कर्व का नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आप वहां पर निकालते हैं, कर्व के किसी पॉइंट पर। नॉर्मल की इक्वेशन भी पॉइंट पर निकलेगा, कर्व पर वो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट पर आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाले या टेंजेंट की इक्वेशन निकाले, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? कर्व पे। अब इस मोस्टली स्टूडेंट ने क्या समझा कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु पर इस कर्व के इस बिंदु पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। अधिकांश स्टूडेंट इसको ऐसा समझ गए और क्वेश्चन को गलत कर गए। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। नॉर्मल मींस अभिलंब का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और वह नॉर्मल इस पॉइंट से होकर जा रहा है, इस पॉइंट पर नहीं करना है। मतलब ये पॉइंट कर्व पे नहीं है। इस स्टूडेंट ने समझा कि ये पॉइंट कहां है? कर्व पे। ये पॉइंट कर्व पे नहीं है, ये कहीं और जगह है पॉइंट। ठीक है, और समझने में मिस्टेक हो गई और जानते स्टूडेंट सब थे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना जानते थे। तो ऐसे आप एग्जांपल आप अवश्य करें, जिसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे आप, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए स्टूडेंट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2y। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 4 बाहर आ गया और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? डी बाई डी एक्स। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स is equal to 2x by 4. This implies that dy by dx is equal to x by 2. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आ गया आपका x by 2। अब आप देखिए, कर्व के जिस पॉइंट पर हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल मींस अभिलंब की इक्वेशन निकालनी है, उस पॉइंट को मान लेते हैं। ठीक है, माना
वक्र पर एक बिंदु आप लिख दीजिए एच के है, जिस पर अविलंब का समीकरण निकालना है, अविलंब का समीकरण निकालना है। ठीक है, लेट द पॉइंट एच के is on the curve at which we have to find from which आप कह सकते हैं let the point HK is on the curve through which the tangent is passed, the normal is passes, ठीक है। हमने कहा कर्व पे ये जो पैराबोला है इस पे कोई पॉइंट एच के है, वहां से आपका टेंजेंट पास हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, इसको मैं अब कर लेता हूं। पॉइंट आपने कहा किसी टाइम पर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो किस टाइप का होगा पैराबोला रेस्टेंट, इसको तो आप जानते हैं, पैराबोला आपका इस शेप का होना है कहीं, ठीक है। और किसी टाइम पर मैं कह रहा हूं कि एच के कोई पॉइंट है, एच के कोई पॉइंट है, यहां से या तो ये तो टेंजेंट हो जाएगी, ऐसे तो टेंजेंट आएगी, ऐसे कोई नॉर्मल आएगी, या आपकी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल के क्वेश्चन चाहिए, ये नॉर्मल आपका एच के से पास हो रहा है, ठीक हो गया। तो डी वाई डी एक्स आप देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, एच के, ठीक है। यह वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि चाहे हम टेंजेंट निकाल रहे हैं चाहे नॉर्मल निकाल रहे हैं, उस पॉइंट को कर्व पे होना चाहिए जहां पर आप टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एच के पॉइंट क्या है, इस कर्व पर है, 1 2 पॉइंट कर्व पे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एच के, एक्स मतलब एच, वाई मतलब के, तो यहाँ पर क्या x/2 है, तो x की जगह h आ जाएगा, तो ये कितना होगा डिस्टेंस, h/2 आ गया, क्लियर है। अब आप निकालिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हैं आप, अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण क्या लिखते हैं डिस्टेंस, अविलंब का समीकरण आप लिखते हैं x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, ये है नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखो x0 की जगह क्या है h, y0 की जगह क्या है k, पॉइंट कौन सा है यहां पर, तो इसमें पॉइंट x0 y0 पॉइंट है कर्व पे, पर हमारे पास x0 की जगह क्या है, h है, और y0 की जगह क्या है, k है, तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस h y माइनस k डिवाइड x डिस्टेंस आपका h बाई k इज इक्वल टू 0, h/2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, h/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, यही तो है अविलंब का समीकरण। अब आप देखिए ये जो नॉर्मल है दिया हुआ है, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2, ये अविलंब 1 2 से होकर जाता है, पर एक कर्व पे नहीं है वैसे आप देखेंगे ये कर्व पे नहीं है, x इक्वल टू 1 करो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू y इक्वल टू 2 करो तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 नहीं होता तो वैसे पॉइंट कर्व पे नहीं है 1 2, ठीक है। तो आप देखिए 1 2 कहाँ होगा, 1 2 कहीं फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं यहाँ पर है, नॉर्मल पर तो होगा, पर मैं कर्व की बात कर रहा हूं, कर्व पे नहीं होगा। तो आप देखिए ये मैं इसे थोड़ा समझाने के लिए लिखा हूं 1 2, कर्व पे तो पॉइंट एच के है जहां से नॉर्मल जा रहा है, अरे नॉर्मल पॉइंट 1 2 से भी होकर जा रहा है, तो आप लिखेंगे द नॉर्मल
passes through the point 1 2, नॉर्मल आपका 1 2 से पास होता है, दिस इंप्लाइज दैट यदि 1 2 से पास होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये तो होता है वक्र पे कर्व पे कोई पॉइंट है तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप कह सकते हैं कि x की जगह 1 करेंगे, y की जगह 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एच। इस जगह ने h और k की जगह वो लिख दिया 1 2, नहीं, h और k क्या है, h और k तो आपके ये है, ये पॉइंट जहां पर नॉर्मल फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट है इसकी। 1 2 कहां होगा, x और y की जगह होगा 1 2, तो 1 माइनस एच प्लस 2 माइनस के h बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है आपके पास, देखिए आपके पास आता है, यहां देखिए इसको करेंगे आप 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट 2 1 माइनस एच प्लस यहां आपका h भी है, h 2 माइनस के, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो गई और ये 2 वहां मल्टीप्लाई में जाके उधर 0 के साथ वो 0 हो गया, h 2 माइनस के इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2h प्लस 2h माइनस kh, ठीक है, 2h माइनस kh इज इक्वल टू 0, ये आपका कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट kh इज इक्वल टू 2। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी है आप दे दीजिए, इसको 1 देते हैं तो इसको 2 दे दीजिए, ठीक हो गया। तो एक इक्वेशन h और k में आपको निकल गई, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस hk, what is the value of this hk through which the normal it passes, ठीक है, ये नॉर्मल hk से पास हो रहा है, hk हमने इमेजिन किया हुआ है, हमने क्या रखा कि hk से पास हो रहा है, hk की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए जिस पॉइंट से आप उसको पास करा रहे हैं, जिस पॉइंट से वो कर्व पे पास हो रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, ठीक है, और हमने तो h के माने हुए हैं वो, तो अब h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन तो आपको यहां से होगी kh इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा आप देखिए कि पॉइंट hk इज आल्सो ऑन द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, बिंदु क्या कहा, बिंदु h के वक्र किस पे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पर है, नहीं है, ये h के पॉइंट कहां इस कर्व पे है, जब इस कर्व पे है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, डिस्टेंस सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि x की जगह h करूंगा और y की जगह k करूंगा, ठीक है, मतलब कर्व पे कोई पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, माना आपने कहा x प्लस y इज इक्वल टू 5, इस कर्व पे एक पॉइंट हो जाएगा वह 1 प्लस 4, मतलब 1 प्लस 4 5 होता है, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, आप कहेंगे 1 4 इस कर्व पे होगा, इक्वेशन है ना लाइन की, तो 1 4 इस कर्व पे होगा, ठीक है, क्योंकि कर्व की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 1 4, ठीक है दोस्तों, ये है कहने का मतलब। तो एक इक्वेशन आपकी ये आई हुई है, एक इक्वेशन मेरे पास ये आई हुई है, दूसरा ये h के पॉइंट कर्व पे होगा, कर्व पे है, क्योंकि हमने क्या रखा कि h के कर्व पे है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह पे आप क्या रख देंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट, k, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से आप k की वैल्यू निकालेंगे, k इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप k इज इक्वल टू क्या रख दीजिए, h स्क्वायर बाई 4,
एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच इज इक्वल टू 2। के की वैल्यू क्या है? एच स्क्वायर बाई 4 एच, ये हो गया एच क्यूब इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8। दिस इंप्लाइज दैट एच क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब। 8 है ना वो, तो एच क्यूब क्या लिखा है? 2 क्यूब। अब देखो पावर पावर सेम है, इसका मतलब बेस बेस सेम होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 2। एच की वैल्यू तो 2 निकल गई। अब एच आपका 2 निकल गया तो यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए एच की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? k इंटू एच मीन्स 2 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है टेस्टिंग, मतलब h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 1। तो ये नॉर्मल किस पॉइंट से होकर जा रहा है? अब ये आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि नॉर्मल कर्व पे इस पॉइंट 2 1 से होकर जा रहा है। ठीक हो गया। अब निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। मुख्य बात यही थी, एक तो ये पॉइंट दिया हुआ था, नॉर्मल यहां से पास होकर जा रहा है। अब दूसरी मुख्य बात यह है कि कर्व का वो पॉइंट निकालना है जहां से ये नॉर्मल निकला। ठीक है, तो वो 2 1 पॉइंट हो गया। अब इक्वेशन निकाल लीजिए किसकी? कर्व की इक्वेशन निकाल लीजिए। अच्छा, मुझे उसके लिए मुझे dx की वैल्यू भी चाहिए, तो हमने कहीं लिखा नहीं है, शायद ओमिट हो गया, कोई बात नहीं। h इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं h इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व। वक्र पे जो बिंदु आया आपका 2,1 आ गया स्टूडेंट। और अब मुझे इक्वेशन किसकी चाहिए? नॉर्मल की चाहिए, तो मुझे dx भी चाहिए। चलिए एक बार डिफरेंशिएट और कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई dx, तो dy बाई dx आपका कितना आया था स्टूडेंट? x बाई 2। तो dy बाई dx आप निकाल लीजिए किस पॉइंट पे? 2 1, जहां x की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट पर dy बाई dx तो चाहिए ना, 2 1, तो x की जगह 2 कर लीजिए, 2 बाई 2, तो ये आपका 1। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमारे पास सब कुछ आ गया। चाहे टेंजेंट है चाहे नॉर्मल है, उसकी इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो पॉइंट चाहिए कर्व पे, कर्व पे एक तो कर्व पे पॉइंट चाहिए जहां से वो टेंजेंट या नॉर्मल पास हो रही है। अब दूसरा क्या चाहिए? डिवाइड बाई dx चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, टेंजेंट का ग्रेडियंट। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? नॉर्मल की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x0 आपका h प्लस y माइनस k। ठीक है, ठीक है। और यहां पर आपका dy बाई dx आई रखा है, तो 1 है, इंटू 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस h मतलब 2। h क्या है आपका? ये 2 है, देखिए ये h है और ये k है गेस्ट। तो h आपका 2 आ गया, प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू 1 आ रखी है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? ये x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y इज इक्वल टू 3। बस इतना सा क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का था। ठीक है, और गलती कहां हुई? गलती कहां हो रही थी? इस रेंज ने ये पॉइंट समझ लिया कि ये पॉइंट करते हैं, बस अब फटाफट, तब तो क्या हो जाएगा, 5-6 लाइन में आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, कर का पॉइंट फाइंड आउट नहीं किया, ये नहीं निकाला, ये समझ लिया कि ये यहां है, वही मिस्टेक। ठीक हो, तो आप करिए इन क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बताया कि आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन करने भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन करने उतने आवश्यक हैं जितने आप एक्सरसाइज के करते हैं, क्योंकि पेपर का एक पोर्शन आपके एग्जाम्पल से भी बनता है, क्योंकि उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर करेंगे। अब मैं इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लेता हूं।
एक्सरसाइज आपकी जो हम कर रहे थे चैप्टर 6 के ना, मिसलिनियस कर रहे हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 लेता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 लेता हूँ। देखिए अब आप इसको करिए, देखिए इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है, अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर of radius r is 2r/√3. Also find the maximum volume। ठीक है, एक स्फीयर के अंदर क्या है, एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, इस ढंग से करना है कि उसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम वॉल्यूम हो उसका। स्फीयर के अंदर सिलेंडर फिट करना है, इस ढंग से करना है कि उसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम। तो क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी फिर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, और मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है बेस्ड। ठीक हो गया। तो चलिए मैं पहले इसका फिगर बना देता हूं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका स्फीयर है, ठीक हो गया, यहां इसका सेंटर हो गया, और इसके अंदर सिलेंडर फिट करना है। एक क्वेश्चन हमने कोन का भी किया था, ऐसे कोन फिट किया हुआ था, ठीक है, और वहां भी मैक्सिमम वॉल्यूम टाइप का सरफेस एरिया मैक्सिमम, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर ये सिलेंडर फिट कर दिया, इसके अंदर सिलेंडर है, आपको दिया हुआ है रेडियस किसकी, स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है, ठीक है, गोले की त्रिज्या ये आपको दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या। पहले क्वेश्चन में हमेशा ही देख लेना चाहिए कि हमें दिया क्या क्या है। रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ये दे रखी है, ये कितनी देर के, आर दी हुई आपको, ठीक है। तो आप जब सेंटर से यहां ज्वाइन करेंगे तो ये तो रेडियस हो जाएगा, ठीक हो गया, यहां ज्वाइन करिए चाहे यहां ज्वाइन करिए। आप क्या कर रहे हैं, ये यहां से और इसके मिड पॉइंट तक ये हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, इस सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल किसी टाइम पर इस एंगल को मैं यदि थीटा मान लूं, ठीक है, हाइट से ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है, रेडियस आपकी इसको नाम दे दीजिए किसी टाइम पर ए बी सी डी, यहां पर आपने कहा ये O पॉइंट है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आप देखिए इसको भी M कर लीजिए, इसको P कर लीजिए फॉर एग्जांपल। इसकी रेडियस है OC, किसकी, सिलेंडर की। R तो रेडियस किसकी है, R रेडियस आपकी स्फीयर की रेडियस है, तो सेंटर से लेकर के इसकी कर्व सरफेस तक की डिस्टेंस, कर्व सरफेस से कोई पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है स्टूडेंट। किसी टाइम पर ये एंगल आपका थीटा है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये कैसे निकलेगा, थीटा के सामने इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, MOC, ठीक है, MOC राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने का साइड ये वाली, ये तो परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये बेस बन जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OC ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब R, तो दिस इंप्लाइज दैट OC इज इक्वल टू R साइन ऑफ थीटा। OC आपका निकल गया, मींस रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए इसको भी निकालिए, cos ऑफ थीटा, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में
cos थीटा इज इक्वल टू बेस OM ओवर हाइपोटेन्यूज आपका R है, ये तो R है। दिस एम्प्लाइज दैट OM इज इक्वल टू R cos ऑफ थीटा। ठीक है, यहां से यहां तक ये आपका हुआ R sin थीटा और ये आपका हो गया R cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है स्टूडेंट? बेलन की त्रिज्या है ये वाली, ये त्रिज्या है बेलन की, तो ये आपका R sin थीटा है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दिस, ठीक है, प्लस दिस। अब आप देखिए जितना सेंटर से नीचे होगा उतना ही सेंटर से ऊपर होगा, नहीं होगा, मतलब ये आधा आधा इस लाइन के, मैं कहूंगा आधा इस लाइन के नीचे होगा सिलेंडर, आधा उस लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, तो R cos थीटा यहां हो गया, R cos थीटा यहां हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगी आपकी 2R cos ऑफ थीटा। सिलेंडर की हाइट आपकी देखो R ये हो गया ना, यहां ये आधा ये होगा, आधा ये, मतलब R cos थीटा ये है, R cos थीटा है, तो 2R cos थीटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि मैं सिलेंडर के रेडियस को R से दिखाऊं तो आपका R sin थीटा हो जाएगा, और सिलेंडर की हाइट को मैं S से कहूंगा तो हो जाएगा 2R cos ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा सब कुछ निकल गया। अब आप देखिए आगे कैलकुलेशन करते हैं, हमको चाहिए इसका वॉल्यूम। ठीक है, हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए, वॉल्यूम ऑफ आप लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है ना, ये तो होता है। ठीक है, तो V कितना हो गया? पाई R स्क्वायर, R मतलब R sin थीटा, R sin थीटा का स्क्वायर हो गया, इनटू हाइट हो गई 2R cos ऑफ थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए 2 तो पहले ले लीजिए, 2 पाई R स्क्वायर यहां से आएगा, R यहां से आएगा, R क्यूब, R स्क्वायर यहां से R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, ये इसका वॉल्यूम निकल गया, 2 पाई R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, यहां लिख देता हूं, आगे आवश्यकता पड़ेगी, 2 पाई R क्यूब, 2 पाई R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, कितना, जैसे जैसे आपका क्या होगा, अब दो चीजें हैं ना, यदि आप हाइट बढ़ाएंगे इसकी तो आपको इसकी रेडियस कम करनी पड़ेगी। यदि आप रेडियस कम करते हैं, रेडियस कम करते हैं या एंगल जैसे कम करते हैं तो इसकी हाइट बढ़ेगी, और रेडियस को बढ़ाएंगे, रेडियस को बढ़ाएंगे तो हाइट क्या होगी? घटेगी। रेडियस कम होगी तो हाइट बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ाएंगे तो हाइट कम हो जाएगी। ठीक हो गया, कोई फिक्स वॉल्यूम तो होगा ना उसका। ठीक हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई R क्यूब, अब देखिए डी बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों?
ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा पर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट dv by d थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 पहले आएगा, 2 साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा का कैसे होगा, 2 पहले आ जाएगा, 2 साइन थीटा एक पावर कम होगी, साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा भी तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहां पर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वहां पहले से ही है, तो साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक है दोस्तों, दिस इंप्लाइज दैट dv by d थीटा, देखो साइन थीटा बाहर ले लीजिए, 2 पाई r क्यूब साइन ऑफ थीटा इनसाइड दिस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। ठीक हो गया, क्या कॉमन ले अंडरस्टैंड, साइन थीटा कॉमन ले लिया है, तो 2 पाई r क्यूब साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने सॉल्व करना है तो मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। ठीक हो गया, तो अब मैं उधर मैंने लिखा हुआ है वो, ठीक है, चलिए इसको तो कर लेते हैं। अब आप देखिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा नहीं साफ करता हूं इसको। देखिए dv by d थीटा कितना हो गया, इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2 पाई r क्यूब साइन ऑफ थीटा, मैंने कहा इसको लिख देते हैं, ये तो है ही आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट dv by d थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब, ठीक हो गया, साइन थीटा इसके अंदर कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, खोल लीजिए, -1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो रहा है दोस्तों, dv by d थीटा 2 पाई r क्यूब साइन थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक हो गया, ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए क्या होगा इसके बाद, आयतन के अधिकतम या न्यूनतम के लिए dv by d थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, पुटिंग dv by d थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वॉल्यूम। आयतन के अधिकतम या न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएशन एक बार 0 कर लेते हैं, उससे आपको थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो तरीका है, तब क्या कर देते हैं, इसको 0 कर लीजिए, 2 पाई r क्यूब साइन ऑफ थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए और भी हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ रहा है, एक बात तो इसको रख लीजिए आप अभी, एक तो मैं dv by d थीटा को भी सेट करके रख लेता हूं, ठीक है, चलो पहले इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, 2 पाई r क्यूब, ये मेरा साइन थीटा और ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको 0 किया तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, 2 पाई r क्यूब, या तो साइन थीटा 0 है या यही 0 है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि साइन थीटा 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया और ये यहाँ आकर के यहाँ हो जाएगी, तो रेडियस 0 हो जाएगी और आपका सिलेंडर ही नहीं बनेगा। क्यों, थीटा 0 मतलब ये इस पे जो रेडियस है इधर घूम घूम के कहाँ गई, यहाँ आ गई, ठीक है, और इसकी रेडियस 0 हो जाएगी, तो सिलेंडर ही नहीं बनेगा, तो जो कि संभव नहीं है। ऐसा लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल या विच इज नॉट
एट बी से बी। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या जीरो होगा, ये जीरो होगा। क्या जीरो होगा, इसका मतलब वो जीरो नहीं है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। cos स्क्वायर थीटा आपका 1/3 है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा आपका 1/3 है। दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो cos थीटा कितना हो गया, 1/√3। ठीक हो। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, डी टू बी। अब आप देखिए, यहां पर मैं डबल डिफरेंशिएशन नहीं करता हूं, लंबा पड़ सकता है, मैं सीधा इसकी हेल्प लेता हूं। आप जानते हैं थीटा आपका 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल आप 90 डिग्री कर रहे हैं, तो cos थीटा कितना कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है, ये आपका 1/√2 हो जाता है, ये आपका 0 हो जाता है। मीन्स जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपका cos थीटा घट रहा है। ठीक है, ये आपको दिमाग में एक चीज फिट कर देनी है कि 0 से 90 के तक में, 0 से 90 एंगल में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी cos थीटा का मान घटता जाएगा। ठीक है, और 0 से 90 के बीच में sin थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री जैसे बढ़ेगी तो sin थीटा भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसी tan थीटा का भी हमने देखा था। तो अब आप देखिए यहां पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो मैं एक चीज लिख देता हूं कि cos थीटा हमारे पास आ गया 1/√3। ठीक हो गया। अब आप देखिए, मुझे डी थीटा की स्थिति देखने की, डी थीटा क्या है। आप देखिए डी थीटा क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा। देखिए यदि मैं थीटा की वैल्यू थोड़ा छोटी कर दूं, ठीक है, मतलब थीटा के नेबरहुड में देखेंगे ना आप पॉइंट ऑफ थीटा माइनस एच और थीटा प्लस एच, एक नेबरहुड हो जाएगा थीटा माइनस, एक इंटरवल हो जाएगा थीटा माइनस एच थीटा, और दूसरा हो जाएगा थीटा थीटा प्लस एच, जहां एच बहुत छोटा है, इन्फिनिटिसिमल स्मॉल, बहुत ही छोटा है। अब थीटा की वैल्यू थीटा से छोटी है, थीटा की वैल्यू घट गई थीटा से, इसका मतलब एंगल बढ़ गया, मतलब एंगल घट गया। अब एंगल जैसे ही कम होगा, थीटा की वैल्यू थीटा से कम हो रही है, थीटा माइनस है थीटा के बीच का मतलब क्या हुआ, एंगल की वैल्यू थीटा से कम हो रही है, एंगल घट रहा है, तो cos थीटा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यहां पर थीटा यदि क्या हो जाए, कम हो जाए, तो cos थीटा बढ़ जाएगा, 1/√3 से भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा जो आपका 1/3 है, जैसी थीटा कम होगा, मतलब इस इंटरवल में, वैसी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा 1/3 से बड़ी होगी तो ये पूरा फैक्टर जो होगा ये आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जैसे cos स्क्वायर थीटा 1/3 से बड़ा होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जो कि अभी क्या था, cos स्क्वायर थीटा 1/3 था, तो 3 × 1/3 अभी 0 हो रहा था वो, पर जैसे थीटा की वैल्यू थोड़ा सा आपने कम की यहां पर, वैसे ही cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 से बड़ी हो गई। ठीक है, 1/3 से बड़ी हो गई, जब 3 के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा आपका 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इन इंटरवल, किस इंटरवल में, या आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि यहां आपका ये डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा आपका पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और जैसे मैं एंगल को बढ़ाऊंगा थीटा से थीटा प्लस एच की ओर जाऊंगा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 1/3 से घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। जैसी थीटा की वैल्यू थीटा से थोड़ी मैंने बढ़ाई,
कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 से कम हो जाएगा, और ये 1/3 से कम होगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और यहाँ 1 से कम वैल्यू है या -1 है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और पूरा फैक्टर आपका नेगेटिव बन गया, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होगा ना साइन तो पॉजिटिव होना है, क्योंकि 0 to 90 ले रहा हूं मैं ये एंगल, 0 से 90, तो 0 से 90 जो भी होगा, 0 और 90 के बीच में जो भी होगा उसके लिए साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये फैक्टर तो पॉजिटिव है, तो इसमें आपका dv/d थीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट dv/d थीटा का मान धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बदल रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ dv/d थीटा चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, dv/d थीटा की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के रूल से क्या देखा था कि यदि डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ती है तो आपका क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम तब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब v अधिकतम मतलब मैक्सिमम। ठीक है, अंडरस्टैंड, v मैक्सिमम होगा। एक बात तो आपकी निकल गई कि आपका आयतन क्या होगा, इस सिलेंडर का मैक्सिमम होगा। ठीक, अब आप देखिए हमको इसके हाइट भी चाहिए, तो हाइट 2r cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू तो निकली हुई है। जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा मुझे sin थीटा भी चाहिए, तो आपको यहां से cos थीटा = 1/√3 से ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एंगल है। एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, ये परपेंडिकुलर मानी जाती है, परपेंडिकुलर में बेस है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos थीटा = बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 3 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 1, तो 3 - 1 2, और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √2। तो यहां से आपके पास साइन थीटा निकल जाएगा। स्टूडेंट, जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले थे तो वहां भी आप इसका यूज कर रहे थे। ठीक है, या 10th में भी क्या होगा, आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे रखे हैं, पूरे 5 और निकालो। sin थीटा = 1/2, फाइंड ऑल द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा को सब निकालो, वहां आपने की हुई है। तो sin थीटा आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, sin थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको लिख सकते हैं √, चलो वैसे रहने दीजिए, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब हाइट निकालते हैं पहले आप, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई, कितना होगा डिस्टेंस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपको क्या दी हुई है, h = है 2r cos ऑफ थीटा, ये तो है, तो ये कितना हो जाएगा 2r cos थीटा। cos थीटा आपका कितना है, cos थीटा है आपका 1/√3, तो ये हो जाएगा 2r/√3। ठीक है, तो आपको एक चीज तो दिखानी थी कि उस सिलेंडर की हाइट आपकी 2r/√3 होगी, एक चीज तो निकल कर आ गई। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब उसका वॉल्यूम देखिए, ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन V = लिखा हुआ हमने यहां पर 2πr³ sin² थीटा cos ऑफ थीटा,
तो v इज इक्वल टू 2πr³ साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना निकाला था हमने? साइन थीटा निकला था आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ये तो निकला था साइन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकला था साइन थीटा, उसका स्क्वायर कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया जस्ट 2πr³ इनटू इसका स्क्वायर आपका 2 हो गया, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 4πr³ ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो बेलन आएगा 4πr³ ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका क्या होगा? वॉल्यूम। मैक्सिमम आयतन वाला बेलन इसके अंदर क्या हो सकता है? मैक्सिमम आयतन वाला बेलन ये होगा स्फीयर के अंदर, यदि स्फीयर की आपकी रेडियस पता है तो कितना अच्छा है। मानो उन्होंने कहा कि स्फीयर की रेडियस आपकी 1 मीटर है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर जो आप फिट कर सकते हैं कितने वॉल्यूम का कर सकते हैं? अब यहाँ पर वो 1 क्यूब रख दीजिए, तो 4π/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम का सिलेंडर इसके अंदर आ सकता है। कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इस एक्सरसाइज में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट नॉर्मल से लेकर के अप्रोक्सीमेशन से लेकर के, ठीक है, आपका मैक्सिमम मिनिमा से लेकर के बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं। काफी लंबा समय हमने इसको दे दिया है, तो आज इसको कंप्लीट डिक्लेयर कर देते हैं कि आज ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में जो हैं आप करिए, कोई दिक्कत होगी तो आप मैसेज करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर लीजिए कि यहाँ हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो अगेन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, गणित भाग 1 मैथमेटिक्स पार्ट 1, ये जो आज फिनिश हो, आज हमने कंप्लीट कर दी है। कहने का मतलब हुआ कि 48 मार्क्स की मैथमेटिक्स आज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। और नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट लेक्चर से हम इंटीग्रेशन या हम कहते हैं समाकलन का चैप्टर शुरू कर देंगे। और आप तेजी से थोड़ा काम करना है, आप भी थोड़ा पिकअप बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।